वेलकम टू वी आर इंग्लिश लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2। ध्यान दीजिएगा, इसी कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आपको इसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 1 देख लें, उसको पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसमें मैंने सारी चीजों को, बेसिक को मैंने पूरा कंप्लीट किया है अच्छे से। ओके, तो चलिए आज देखते हैं जहां तक पढ़ाया गया था उससे आगे। ओके, आज आपको बताया जाएगा कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हाइपोथेटिकल कंडीशंस। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को देखकर हमारे आपके मन में बहुत सारी उमंगे उठती है। जैसे अगर कोई चिड़िया आसमान में उड़ रहा है तो हमें भी ऐसा लगता है ना, ओह खास हम भी एक चिड़िया होते है ना, ऐसा लगता है ना। ठीक है, तो ये जो सोच है, ये जो मन आपके मन में ये जो चीजें आ रही हैं, ये जो इस टाइप का डिजायर उठ रहा है, ये क्या कभी भी इस जिंदगी में संभव है? क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है कि आप चिड़िया बन जाओ, ह्यूमन बीइंग से आपका स्पेसीज चेंज हो जाए और आप एक बर्ड बन जाओ? नहीं है ना, है ना, ये संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो इसी तरह के सेंटेंसेस को जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो, इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के कंडीशन को हाइपोथेटिकल बोला जाता है। ओके, इसके बारे में देखो, यहाँ पे आपको लिखवाया गया है, It represents those things or actions which are hypothetical। ध्यान दीजिएगा, यह उन वस्तुओं को शो करता है या उन एक्शंस को शो करता है जो कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकली ये सब चीजें जो है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। ओके, संभव नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, बताया जा रहा है आपको, अगर मैं एक चिड़िया होता, तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। भाई चिड़िया होते तब ना उड़कर आते, नहीं तो फिर तो पैदल ही जाना होगा, नहीं तो फिर किसी व्हीकल का यूज करना होगा, है ना। अच्छा, इसी सेंटेंस को एक और दूसरे तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। हालांकि इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर निकल कर बाहर आता है, कोई कुछ करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, काश मैं एक चिड़िया होता, मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। लेकिन चिड़िया है नहीं है, उड़कर आ सकते नहीं आ सकते। यानी इसमें कोई ऐसा एक्शन आपको बताया जा रहा है जो प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ है, और वो आगे होने की संभावना भी नहीं है। ओके, कोई चांस ही नहीं कि वो ऐसा होगा, तो ऐसे में हाइपोथेटिकल कंडीशन में रखेंगे। एक और एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, काश वो आपका भाई होता, आपके लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर देता। काश वो आपका भाई होता, आपके लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर देता। तो क्या वो आपका भाई है? नहीं है। तो क्या वो जान न्यौछावर करेगा आपके लिए? नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को ही इसमें रखा जाता है। अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने का दो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको है इफ क्लाउज का यूज करें। क्लाउज आपको पढ़ाया गया, ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, क्लाउड से रिलेटेड लिंक आपको दिए हुए हैं, जाकर क्लिक करके आप उसको जरूर पढ़ें। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट होगा, यानी इफ के बाद आपको कोई एक सब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे इसमें चिड़िया कौन होता, तो मैं, है ना, एक सब्जेक्ट का यूज आपको करना है। सब्जेक्ट कोई भी रहे, उसके साथ वर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, वर का ही यूज करना है, वाज का यूज नहीं होगा, या इज, एम, आर ये सब का यूज नहीं होगा। यहाँ पे वर्ड किसी पास्ट एक्शन को शो नहीं कर रहा है, ये चीज जरा ध्यान देंगे, किसी पास्ट एक्शन को शो नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, ही, है ना, शी, इट, कुछ भी हो, उसके बाद वर्ड के बाद कुछ और भी वर्ड्स रहेंगे, उसका यूज आपको करना है, फिर कॉमा देकर दोबारा सब्जेक्ट का यूज करना है। अब ये कौन सा सब्जेक्ट देखे रहेगा, तो यहां पे सेकेंड पार्ट में जो भी आपको सब्जेक्ट होंगे वही आपको यहां पे यूज करना है। हालांकि फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट और सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट ज्यादातर चांसेस में सेम ही रहेगा। जैसे अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं यहां पे हो गया, तुम्हारे पास उड़कर चला आता, कौन उड़कर आता, तो मैं ही आता, सब्जेक्ट दोनों तरफ सेम ही होगा। ओके, नेक्स्ट, इसी
स्ट्रक्चर को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिएगा वर, यहां ध्यान दीजिए, इसमें इफ को अगर आप हटा दो, यहां पे अगर आप इफ को हटा दो तो यहां पे रिवर्सल प्रोसेस यूज होता है, तो वर को आगे यहां पे कर दिया जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको फिर कुछ वर्ड्स थे वही रह जाएंगे, बाकी सारा चीज दोनों तरफ सेम ही होगा। ओके, अगर हम ए वाले एग्जाम्पल का इंग्लिश में चेंज करना चाहें तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, आप खुद ही देख सकते हो, है ना। If I were a bird, I would fly to you. अगर मैं एक चिड़िया होता मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। यहां पे would का यूज करना है, shall या will का यूज नहीं करना है, would have का भी यूज नहीं करना है, would प्लस V1 का यूज करना है। ज्यादातर एरर आपको एग्जाम्स में यहीं से पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग में, ये सब में पूछे जा चुके हैं। ओके, इसी चीज को दूसरे तरीके से अगर लिखें तो इफ को हटा दीजिए, वर आगे आ जाएगा, तो वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ओके, क्लियर है जी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बी वाले सेंटेंस को, काश वो आपका भाई होता, आपके लिए वो अपनी जान निछावर कर देता, अगर इसको हम लोग इसी स्ट्रक्चर से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? इफ ही, अब देखिए एरर वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा ना कि ही के बाद यहाँ पे वाज लिखा हुआ रहेगा। अगर वाज लिखा हुआ है तो गलत है, ज्यादा चांस वहीं से एरर करेगा। यहां पे चूंकि कंडीशनल एक्शन को शो कर रहा है तो वाज नहीं बल्कि क्या होगा, वर का यूज करेंगे। ओ इफ he were your brother, he would sacrifice his life for you। क्लियर है जी? ओके, ठीक है। इसको नीचे वाले स्ट्रक्चर से क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले स्ट्रक्चर से ये आपको खुद बनाना है। अभी जाइए कमेंट बॉक्स में सही सेंटेंस आप लिखकर डालिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, सॉरी प्रेजेंट टेंस के लिए और फ्यूचर के लिए इफ क्लॉज हमने बता दिया है कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 1 में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तो आप समझते ही होंगे, वैसा एक्शन जो पास्ट ऑफ पास्ट में कंप्लीट हुआ है, यानी पास्ट के भी पास्ट में कंप्लीट हुआ है। जैसे कि आपके आने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, आप आए पास्ट में, उससे भी पहले ट्रेन खुल चुकी थी, जो कि पास्ट ऑफ पास्ट था। ओके, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में इफ क्लॉज का यूज कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि here the work shown in if clause has not actually done। यहां पे आपको बताया जा रहा है कि if clause में के साथ में जो भी वर्क यहां पे आपको दिखाया जाएगा, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो भी वर्क आपको दिखाया जाएगा, सच पूछिए तो वो काम कभी हुआ ही नहीं है, वो काम कभी नहीं हुआ है। जैसे कि अगर कोई ये बोलता है इफ शी हैड आस्क्ड मी, अगर वह मुझसे पूछी होती, इसका मतलब कहने का ये हो गया कि उसने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। समझ में आ रहा ना? तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस आप जोड़ेंगे तो उसमें दिया गया स्टेटमेंट एक्चुअल में कभी हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह के एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनकर आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, यानी कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, या वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। हाँ, V3 के स्थान पे कोई नाउन भी हो सकता है। जैसे कोई बोले अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास उन दिनों पैसे होते, इफ आई हैड मनी दोस डेज, वहां पे क्या हुआ, इफ आई सब्जेक्ट के स्थान पे आई, हैड मनी नाउन आया ना। ठीक है, तो यहां पे नाउन भी रह सकता है। आगे बताया जा रहा है अगर कुछ ऐसा हो, यानी हैड ये सब का यूज किया गया है, V3 का यूज किया गया या नाउन का यूज किया गया, तो वैसे में सेकेंड पार्ट में भी आपको परफेक्ट का ही यूज करना है, यानी वुड के साथ हैव और इसके बाद V3 का यूज करना है। थोड़ा सा हम लोग रिकैप में जाते हैं। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि अगर एक साइड में यानी इफ के साथ जुड़े हुए सेंटेंस में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता था तो सेकेंड पार्ट में वुड के साथ सिर्फ V1 का यूज होता था, है ना। लेकिन यहां पे चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है, इसीलिए सेकेंड पार्ट में भी ध्यान दीजिएगा, यानी अदर पार्ट में जो कि इफ से नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें बताया जा रहा है आपको कि वुड अकेले नहीं रहेगा बल्कि ये भी परफेक्ट में जाएगा। तो वुड के साथ आपको हैव आएगा और जब हैव आ रहा है तो इसके साथ आपको V3 भी आना जरूरी है।
हाँ, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इफ को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हैड जो है ना ये आगे आ जाएगा, यानी कि इसका एक और स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 या नाउन। इसके बाद सब कुछ सेकेंड पार्ट में सेम ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतना तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इफ शी हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। अगर वह मुझसे पूछी होती मैं उसकी मदद जरूर करता। क्या वो मुझसे पूछी? नहीं। क्या मैंने उसकी मदद की? नहीं। तो इसमें ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो एक्चुअल में कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। इसी को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, हैड शी आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। अगर वो मुझसे पूछी होती या काश वो मुझसे पूछी होती मैं उसकी मदद करता। पूछी नहीं, मदद किए नहीं किए। ठीक इसी तरीके से यहां पे आपको बोला जा रहा है हैड आई मनी आई वुड हैव लेंट यू, है ना। अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपको जरूर उधार देता, मैं आपको जरूर कर्ज देता। ओके, क्या ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। इसका एक और स्ट्रक्चर से यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर से कैसे बनेगा इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएं। इसका एक सेंटेंस और लिखकर दिखाएं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही तेजी से हम लोग 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। कुछ स्ट्रक्चर इसमें से मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस के, और एक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया। इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं। आपको बताया जा रहा है कि कभी भी एग्जाम में, ये स्पेशल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, जब आपके सामने एरर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वैसे समय में क्या करेंगे, तो बहुत इजीली हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहला आपको बताया जा रहा है कि अगर इफ से साथ जुड़े हुए सेंटेंस में, अगर इफ के साथ जुड़े हुए सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा अगर V1 या V5 हो, सब्जेक्ट में V1 या V5 हो, मेरा कहने का मतलब है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो ऐसे में इसके साथ में लगने वाला सेंटेंस हमेशा और हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, यानी कि शैल, विल, कैन, मे, ये सब होगा। यानी जो फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है मॉडल, उसका यहां पे यूज होगा। इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कई लोगों को सक्सीड देखने में लगता है कि V2 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में V1 है बाबू। V2 अगर इसका देंगे ना, इसका V2 देंगे तो V2 इसका हो जाता है सक्सीडेड। ठीक है, ईडी इसमें अलग से लगाते हैं। यही V3 भी यही सेम ही होता है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक इसी तरीके से सेकेंड स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर इफ के साथ, इफ क्लॉज के साथ जुड़े हुए सेंटेंस में V2 का यूज किया गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर यूज किया गया ना, तो वैसे में पता है आपको इसके अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इन्हीं सब का पास्ट फॉर्म आप लिख दीजिए ना। यानी कि शैल विल के लिए कॉमन यूज कर सकते हैं, वुड, कैन के लिए, कुड, मे के लिए, माइट। हालांकि ज्यादातर वुड का ही यूज होता है। इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट था तो फ्यूचर को शो कर रहा था, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसी के पास्ट फॉर्म को शो कर रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अभी लास्ट में हमने आपको बताया कि अगर यहां पे आपको इफ क्लाउज के साथ में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये स्ट्रक्चर हमने यहां पे गलत लिखा है। यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का मिलता है और ये नाउन यहां पे होगा, ये नाउन यहां पे हो जाएगा। यानी V3 के साथ में हमने अभी आपको बताया था यहाँ पे नाउन हो सकता है और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करना है। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर इसके साथ कोई पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट और कॉमा देकर इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपको वुड, कुड, माइट के साथ आपको हैव प्लस V3 का आपको यूज करना है, हैव प्लस V3 का आपको यूज करना है। क्या इतना तक के क्लियर आपका हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में बिठा लो। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, CCL में आप बैठ जाओ, है ना, आप डिफेंस वाले में आप बैठ जाओ, NDA में आप बैठ जाओ, CDS में बैठ जाओ, FCAT में आप बैठ जाओ, बैंकिंग के किसी भी सेक्टर में आप बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। आंख बंद करके आप वहां पे बना सकते हो इससे रिलेटेड एरर। ओके, इतना तक क्या आपका क्लियर हो गया? ठीक इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आने वाले हैं। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।